हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है राजस्थान की जलवायु एवं मानसून। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये राजस्थान की ज्योग्राफी का। इसमें से एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं हर एक कंपटीशन एग्जाम में। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स और मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल है विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है विस्तृति.com, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु एवं मानसून। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम दो पॉइंट कवर करेंगे। एक तो राजस्थान की जलवायु यानी कि जलवायु किसे कहते हैं और मानसून किसे कहते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जलवायु एवं मानसून। सबसे पहले तो मानसून और जलवायु से भी पहले एक वर्ड आता है मौसम। मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम एक अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहा जाता है। अल्पकालिक यानी कि 5-6 महीने के बीच में जो वायुमंडलीय दशाएं होती है वो बदलती रहती है, उसे मौसम कहा जाता है। कुल मिला के मौसम कैसा होगा? अल्पकालिक, थोड़े टाइम में मौसम चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट जलवायु किसे कहते हैं? तो जलवायु सबसे पहले तो ये दीर्घकालिक होती है। दीर्घकालिक मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। यहाँ पर मौसम तो 5 से 6 महीने का था, लेकिन जलवायु 25 से 30 साल के बीच जो मौसमी दशाएं परिवर्तित होती है, 25 से 30 वर्षों के बीच मौसमी दशाएं परिवर्तित होती है, उसे जलवायु कहा जाता है। यानी कि जलवायु कैसी होगी? दीर्घकालिक, और मौसम कैसा होगा? अल्पकालिक, जिसमें आंशिक परिवर्तन, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, 30 वर्ष का समय लगता है। जलवायु एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है जो न केवल प्राकृतिक तत्वों को बल्कि आर्थिक और जनांकीय स्वरूप को प्रभावित करता है। यानी कि मौसम तो केवल प्राकृतिक रूप से चेंज हो जाता है, लेकिन जलवायु जो होती है वो प्राकृतिक तत्वों को ही बदलती नहीं है, बल्कि वहां की जो इकोनॉमी होती है उस क्षेत्र की और वहां की जो जनसंख्या होती है उसे भी प्रभावित करती है। मानसून। अब भारतीय मानसून का जो ये शब्द है मानसून, वो किसने दिया है? अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना हुआ है। और ये शब्द किसने दिया था? तो अल मसूदी ने दिया था। किसने दिया था? अल मसूदी ने दिया था। अब शब्द तो अल मसूदी ने दिया था, लेकिन मानसून का आविष्कार किसने किया? आविष्कार। तो मानसून का आविष्कार किया था हिप्पोल्स ने। हिप्पोल्स। लेकिन कई क्वेश्चन अधिकतर यही आता है कि मानसून शब्द किसने दिया था? तो सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग किया था अल मसूदी ने। और कैसा शब्द था ये? अरबी भाषा का मौसम शब्द था, जिसको बाद में मानसून या मौसम कर दिया था। मौसम पवने जो ऋतुओं के अनुसार चलती है। और मानसून कैसे आता है? यानी कि ये मौसम पवने जो होती है, जो पूर्व दिशा की ओर चलती है, कुछ पवने पश्चिम दिशा की ओर चलती है। इन पवनों की जब दिशाएं परिवर्तन हो जाती है तो मानसून बदल जाता है। तो मौसम पवने जो ऋतुओं के अनुसार चलती है, और हर 6 महीने में हमें पता है कि पवने बदलती है। विशेषताएं क्या होती है मानसून की? ये अनिश्चित होता है। कभी मानसून अच्छा होता है, कभी मानसून बुरा होता है, अनियमित होता है। अल्पकालीन यानी कि ये 6 महीने के अंदर अंदर मानसून चेंज हो जाता है, इसलिए अल्पकालीन होता है। और अपर्याप्त होता है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि भारत की जो कृषि है वो मुख्य रूप से किस पर? मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। और किसी वर्ष तो भारत का मानसून अच्छा होता है और किसी वर्ष बुरा होता है। तो जब बुरा होता है तब कृषि पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? कृषि का जुआ कहा जाता है। कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दूसरा छोटा हमारा जो सब पॉइंट है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। तीसरा है समुद्र तट से दूरी। चौथा है अरावली की स्थिति। पांचवा है स्थल का प्रभाव। और छठा है मिट्टी की प्रकृति या संरचना। और सातवां कौन सा है? वनस्पति का आवरण। तो ये 7 कारक है किसके? जलवायु को प्रभावित करने वाले। अब इन 7 के अलावा कोई अगर ऑप्शन में आ जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? इनमें से कोई से 3 आ जाएंगे और एक चौथा कोई सा और कारक दे दिया जाएगा, तो वो कारक नहीं होगा। इसलिए हमें ये कारक मतलब एग्जैक्टली याद होने चाहिए। इनको डिटेल में अब हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हमें इनके नाम अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके कारक कौन कौन से जलवायु को प्रभावित करने वाले। पहला कौन सा हो गया? अक्षांशीय स्थिति।
समुद्र तल से दूरी, समुद्र तट से दूरी, अरावली की स्थिति, स्थल का प्रभाव, मिट्टी की प्रकृति एवं संरचना और वनस्पति का आवरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षांशीय स्थिति। अब अक्षांशीय स्थिति ये हमारा पूरा ग्लोब यानी कि हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इस विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री यानी कि उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है, और इस 0 डिग्री के दक्षिण की ओर जो रेखा है उसे 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा यानी कि मकर रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाता है, ये पूरा ध्रुव उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। और ये जो दक्षिण ध्रुव है ये 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिण का जो ये अक्षांश है इसके नीचे दक्षिण की ओर जो है वो अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा। तो ये हो गया आर्कटिक और ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त। तो अब इसके बीच 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच जो जलवायु पाई जाती है या फिर जो कटिबंध पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध। और इससे ऊपर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच कौन सा, उत्तरी शीतोष्ण, और ये दक्षिण में इसलिए दक्षिणी शीतोष्ण कहलाएगा। और फिर उसके ऊपर बिल्कुल ध्रुव आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। तो यहाँ पर 6 महीने तो बिल्कुल बर्फ पड़ेगी, बर्फ से ढका हुआ रहेगा, और बाकी के 6 महीने भी सर्दी ही रहेगी। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, शून्य होती है। अब यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर शीतोष्ण, शीतोष्ण में शीत ऋतु कठोर होती है और ग्रीष्म ऋतु निम्न होती है, और उष्ण कटिबंधीय में कैसा होता है, ग्रीष्म ऋतु कठोर और शीत ऋतु निम्न होती है। तो इस तरह से मैंने इसको बांटा हुआ है अक्षांशीय स्थिति के आधार पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा राजस्थान कहाँ पर है। पहले तो इंडिया देख लेते हैं हम, इंडिया यहाँ पर होगा। ये इंडिया हो गया हमारा। कैसे पता चल सकता है कि ऐसा होगा, क्योंकि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। फिर यहाँ पर हमारा राजस्थान है, यहाँ पर हमारा राजस्थान है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं। और यहाँ पर राजस्थान है, तो यहाँ पर 23.5 डिग्री राजस्थान रेखा राजस्थान के दक्षिण दिशा से गुजरती है। दक्षिण दिशा में हमें पता है कौन से, डूंगरपुर के तो बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है और बांसवाड़ा के बीचों बीच से होकर गुजरती है। बाकी का जो राजस्थान है ये ऊपर का, ये पूरा हिस्सा किसमें आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। केवल दक्षिण के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा किसमें आ रहे हैं, उष्ण कटिबंध में। तो यानी कि राजस्थान में कैसी जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंध भी है और उष्ण कटिबंध भी है। 23.5 डिग्री रेखा के दक्षिण की ओर जो भी भाग है राजस्थान का वो तो उष्ण कटिबंध में आएगा, बाकी का भाग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। राजस्थान का की अक्षांशीय स्थिति, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। यानी कि ये राजस्थान, और राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति कितनी है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, 30 डिग्री 12 मिनट तक। और यहां से अक्षांश रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो इसलिए राज्य का के दक्षिणी भाग में कर्क रेखा गुजरती है, और इस दक्षिणी भाग में कौन सी ऋतु पाई जाएगी या फिर कौन सा कटिबंध पाया जाएगा, दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंध। इसीलिए राजस्थान का अधिकांश भाग तो किसमें आता है, शीतोष्ण कटिबंध में। अतः इस भाग में दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है। लेकिन राज्य का जो दक्षिणी भाग है वो किसमें आएगा, उष्ण कटिबंध में। इस भाग की निम्न अक्षांशीय स्थिति के कारण दैनिक तथा वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर तापांतर कम पाया जाता है दक्षिण की ओर, लेकिन दक्षिण से ऊपर उत्तरी ओर जो शीतोष्ण कटिबंध है उसमें दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा समुद्र तल से ऊंचाई वाला कारक। समुद्र तल की ऊंचाई कैसे जलवायु को प्रभावित करती है, तो समुद्र तल से ऊंचाई की ओर तापमान कम होता है। तापमान गिरने की औसत दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तापमान गिरने की इस दर को सामान्य ताप ह्रास कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। कौन सी रेट, सामान्य ह्रास दर। कई बार क्वेश्चन आता है कि सामान्य ताप ह्रास दर कितनी कम होती है, यानी कि 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, तापमान कम होगा। इसीलिए यदि हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो पहाड़ों की तरफ या पहाड़ पर 1 डिग्री 165 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से, 165 मीटर की ऊंचाई किससे, समुद्र तल से जाने पर कितना कम हो जाएगा तापमान, 1 डिग्री सेंटीग्रेड
कम हो जाएगा। इसलिए हिल स्टेशन वगैरह पर गर्मियों में भी लोग जाते हैं, क्योंकि वहां का तापमान गर्मियों में भी कम रहता है। इसलिए ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होगा। इसे क्या कहा जाएगा? सामान्य तापहास दर। नेक्स्ट, तीसरा हमारा कारक है समुद्र तट से दूरी। अब समुद्र तट से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आर्द्रता कम होती जाएगी। समुद्र तट से दूरी बढ़ने के साथ साथ आर्द्रता में कमी आती है और शुष्कता बढ़ती जाती है। जैसे कि बादल कहाँ से आर्द्रता ग्रहण करते हैं? समुद्र से। अब समुद्र से बादल जितना दूर जाएंगे, या मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा इंडिया, और इंडिया में यहाँ पर पूरा समुद्र है, अरब सागर, यहाँ से बादल आएंगे और बादल अपने साथ में आर्द्रता ग्रहण करते करते यहाँ पर वर्षा करते करते जब तक राजस्थान में पहुंचेंगे तब तक वो कैसे हो जाएंगे? शुष्क हो जाएंगे। यानी कि जितना समुद्र तल से दूरी बढ़ती जाएगी उतनी शुष्कता बढ़ती जाएगी। अब पहला इसका सब पॉइंट देखते हैं कि समुद्र तट से दूरी बढ़ाने के साथ साथ वर्षा की मात्रा में भी कमी होती जाएगी, यानी कि शुष्कता बढ़ती जाएगी तो वर्षा कम होगी। दूसरा सब पॉइंट है राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान में यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तब तक जाते जाते वर्षा कम हो जाएगी। इस दिशा को हमें अच्छे से याद रखना है। दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे तो वर्षा कम होती जाएगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जब हम बढ़ते जाएंगे। तो दूसरा सब पॉइंट है हमारा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। यानी कि राजस्थान में क्या स्थिति है? ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हम जाएंगे तो वर्षा कम होती हुई जाएगी, क्योंकि ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी वाला जब मानसून आएगा तो ये दक्षिण पूर्व से वर्षा करता हुआ उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा, और यहाँ पर समुद्र तल की दूरी बढ़ती हुई जाएगी तो यहाँ पर शुष्कता बढ़ेगी, और शुष्कता बढ़ेगी मतलब वर्षा कम होगी। तो ये कई बार पूछी जाती है, ये दिशा की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है राजस्थान की वर्षा, या फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। तो ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तर, जैसे भी कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती हुई स्थिति में, बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी। तो और दूसरा क्या है हमारा? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि ये दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा कम होती हुई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर है समुद्र और समुद्र से ये ऊंचाई या दूरी बढ़ती हुई जाएगी। तो जब समुद्र तल से दूरी अधिक होगी तो वहां पर वर्षा कम होगी। एक ही अक्षांश पर स्थित विभिन्न स्थान पर वर्षा का वितरण समान नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनकी समुद्र तट से दूरी समान नहीं होती। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही अक्षांश पर यदि कोई स्थान है तो उसमें वहां पर भी वर्षा का वितरण समान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी दूरी जो होगी समुद्र तट से वो अलग अलग होगी। अब जैसे कि ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया में मानसून कैसे आता है? तो यहाँ पर है अरब सागर और इधर है बे ऑफ बंगाल। अब जब ग्रीष्म ऋतु में, यहाँ पर है हमारा थार का मरुस्थल, ग्रीष्म ऋतु में थार का मरुस्थल, यहाँ पर है पामीर का पठार। ये स्थान ग्रीष्म ऋतु में बहुत तेज गर्म हो जाते हैं, बहुत तेज गर्म होते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है? लो प्रेशर। क्या बनता है यहाँ पर? लो प्रेशर। और इधर दक्षिण की और नीचे की तरफ, हम हिंद सागर से नीचे की बात करें तो यहाँ पर बन जाता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चलती है? पवने। क्या चलेगी? हमेशा याद रखना है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्योंकि बैलेंस बनाना है। इधर है, मान लेते हैं हम हाई प्रेशर है, और इधर है लो प्रेशर। तो पवन किधर से चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवने चलेगी। तो पवन किधर से किधर चलने लग जाएगी? दक्षिण से उत्तर की ओर पवने चलने लग जाएगी। अब यहाँ पर जब पवने चलेगी तो इनके बीच में क्या आ रहा है? समुद्र आ रहा है। तो समुद्र से ये आर्द्रता ग्रहण कर लेगी, ये पवने, और आर्द्रता ग्रहण कर लेगी तो क्या बन जाएंगे? बादल। और बादल बन जाएंगे तो यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा मानसून, और उसी को क्या कहा जाता है? भारत का मानसून। और सबसे पहले अटैक कहाँ पर होगा? केरल में। केरल में जब किसी पहाड़ी पर कोई बादल टकराएगा तो जैसे ही बादल टकराएगा तो क्या होगी? वर्षा होगी, पानी गिरेगा। यानी कि ये बादल अपने साथ में ऊपर क्या ले रखा है इन्होंने?
पानी ले रखा है, और ये पानी जैसे ही किसी पर्वत से टकराएगा या किसी पहाड़ी से टकराएगा या किसी भी अवरोध से टकराएगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, वर्षा होगी। इसलिए पहली वर्षा भारत में कहां पर होती है, केरल में। फिर यहाँ से जो पवने हैं ये कौन सा मानसून लेकर आएगी, अरब सागर का मानसून लेकर आएगी। इस तरह से भारत में यहाँ पर महाराष्ट्र में एंटर हो जाएगी, फिर यहाँ से गुजरात में एंटर होते हुए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा राजस्थान। ये हो जाएगा हमारा राजस्थान, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये वर्षा करेगी राजस्थान के दक्षिणी भाग में, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ों से टकराकर यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होगी। कुछ पवने किधर से आ रही है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ पर भारत में मौसिनराम, चेरापूंजी आदि स्थानों पर भारी मात्रा में वर्षा करेगी, क्योंकि मौसिनराम में जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, वो कुछ इस तरह से है कि ये पहाड़ियां इस तरह से बादलों को अपने बीच में फंसा लेगी, तो यहाँ पर भारी वर्षा होगी। इसलिए इस भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर, मौसिनराम नामक स्थान पर होती है। फिर आगे बढ़ते हुए ये भारत के मध्य में ये पवने वर्षा करते हुए आगे आते आते राजस्थान तक आते आते कैसी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये वर्षा करेगी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और सर्वाधिक कहां पर, झालावाड़ क्षेत्र में, झालावाड़ क्षेत्र में वर्षा करेगी। कौन सी पवने, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून। तो ये था हमारे राजस्थान में मानसून कैसे प्रवेश करेगा। भारत में भी देख लिया हमने और राजस्थान में भी देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली की स्थिति कैसे प्रभावित करती है जलवायु को। अरावली की जो स्थिति है, अरब सागरी शाखा इसके समानांतर है, इस अर्थात अरावली इस मानसूनी शाखा के लिए अवरोध का कार्य नहीं करती। मैंने कहा था कि अवरोध जहां पर होगा वर्षा वहां पर होगी, यानी कि अरब सागर की जो पवने हैं उनकी दिशा कुछ इस तरह से है, और जो हमारी अरावली है वो भी इसी दिशा में स्थित है। तो यानी कि ये पवने इस अरावली के ऊपर से सीधी सीधी इसी दिशा में आगे निकल जाएगी। थोड़ी बहुत वर्षा जैसे ही यहाँ पर टकराएगी तब करेगी, बाकी फिर ऐसे करके इसी दिशा में ये सीधी सीधी आगे निकल जाएगी। अगर अरावली यहाँ पर होती तो मानसून यहाँ से जाती पवने और यहाँ पर इसके अवरोध में आकर टकरा जाती, और टकरा जाती तो यहाँ पर पूरे राजस्थान में वर्षा हो जाती। अगर अरावली यहाँ पर होती तो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून सर्वाधिक यहाँ पर टकराता, तो ये पश्चिमी भाग शुष्क नहीं रहता। अब यहाँ से जब बंगाल की खाड़ी की पवने इस तरह से आती है तो अरावली से टकराव के कारण पूरे इस भाग में तो बंगाल की खाड़ी वाली पवने वर्षा कर लेती है, लेकिन पश्चिमी भाग जो है वो पूरा शुष्क रह जाता है। तो इसलिए अरावली की स्थिति भी राजस्थान में प्रभावित करती है जलवायु को। नेक्स्ट हमारा पांचवा कारक है स्थल का प्रभाव। स्थल का प्रभाव जलवायु को प्रभावित करता है। भारत में स्थल तथा जल का असमान वितरण है। पहला सब पॉइंट तो हमारा क्या है कि भारत में स्थल कहीं पर स्थल है और कहीं पर जल सर्वाधिक है, तो ये असमान वितरण जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा है कि दक्षिणी भारत तीनों ओर से किससे, जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। हमारा राजस्थान चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ का राजस्थान का स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जल जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए राजस्थान में जो तापांतर है, दैनिक तापांतर, जैसे कि हम मान लेते हैं कि राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो दिन को तो बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म होता है दिन में तो, लेकिन रात को बिल्कुल ठंडा। तो जो तापांतर है वो सर्वाधिक पाया जाता है। जल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, और जल जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तीसरा सब पॉइंट है कि स्थल और जल के इस विभेदी तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वायुदाब विकसित होता है। इसमें मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है और इनके उत्क्रमण होता है। इनमें क्या होता है, उत्क्रमण होता है। छठा पॉइंट है हमारा मिट्टी की प्रकृति एवं संरचना। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, यह जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन अधिक गर्म तथा रातें ठंडी होती है, अतः दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। ये वापस वही पॉइंट आ गया हमारा, राजस्थान का जो ये मरुस्थल है यहाँ पर ऐसी मिट्टी पाई जाती है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बलुई मृदा पाई जाती है और बिल्कुल जल्दी से ये ठंडी भी हो जाती है। जैसे ही रात होती है तो ये जल्दी से ठंडी हो जाती है।
इसलिए ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ पर जो रातें होती है वो ठंडी होती है। तो यहाँ पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है और इस प्रकार से ये मिट्टी भी जलवायु को प्रभावित करती है। लास्ट कारक है हमारा वनस्पति का आवरण। दक्षिणी राजस्थान में वनस्पति का आवरण अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और जलवायु में वनस्पति का आवरण अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और जलवायु भी नम रहती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति की कमी के कारण वर्षा कम होती है। पेड़ लगाओ वाला अभियान चलता है ताकि वर्षा समय पर होती रहे। जहाँ पर वनस्पति अच्छी होती है, वृक्ष वगैरह सब अच्छे होते हैं, हरी भरी भूमि होती है, वहां पर वर्षा अधिक होती है। ये सब हमने सुना हुआ है। इसलिए राजस्थान का जो अरावली का पूर्वी भाग जो पूरा होगा, यहाँ पर वन और वनस्पति क्षेत्र पाया जाएगा, इसलिए वर्षा अधिक होती है। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र जो है वो कैसा है, वीरान है, बिल्कुल वनस्पतिहीन है, तो इसलिए यहाँ पर वर्षा भी कम होती है। एक ये भी कारण हो गया कि वनस्पति का जो आवरण होता है, यानी कि जहां पर वनस्पति ज्यादा होगी वहां पर अच्छी वर्षा होगी और जहां पर कम होगी वहां पर वर्षा कम होगी। तो इस तरह से ये कारक भी जलवायु को प्रभावित करता है। तो आज की वीडियो में हमने दो सब पॉइंट पढ़े हैं जलवायु के, कौन कौन से। एक तो जलवायु मौसम किसे कहते हैं और दूसरा हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।